इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो सारे क्लास 12 के हैं, जैसे कि फिनॉल, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड। दो कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होंगे, एक रेजोनेंस, एक इंडक्टिव। आर फॉर रेजोनेंस, आई फॉर इंडक्टिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिनॉल वर्सेस अल्कोहल, कौन ज्यादा एसिडिक है? तो कंसेप्ट हमें बताता है कि फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। क्यों होता है, यही हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना है। देखिए जरा, हमने फिनॉल को वाटर में डाला तो क्या बना H+ और फिनॉक्साइड। हमने अल्कोहल को वाटर में डाला, क्या बना एल्कोक्साइड एंड H+। दोनों ही कंपाउंड वाटर में H+ आयन रिलीज कर रहे हैं। दोनों ही कंपाउंड ये दावा कर रहे हैं कि वो एसिड है। जो भी कंपाउंड वाटर में H+ आयन रिलीज करते हैं उनको हम एसिड कहते हैं। अब दोनों में H+ तो कॉमन है, जिस चीज का फर्क है वो है फिनॉल फिनॉक्साइड आयन देगा और अल्कोहल एल्कोक्साइड आयन देगा। अब इनमें करना क्या है कि स्टेबिलिटी चेक करनी है। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर फिनॉल से ज्यादा स्टेबल फिनॉक्साइड हुआ तो फिनॉल उसे बनाने में इंटरेस्टेड होगा। सिंपल सी स्टोरी है, अगर फिनॉक्साइड आयन फिनॉल से ज्यादा स्टेबल है तो फिनॉल उसे बनाने में इंटरेस्टेड होगा और H+ आयन रिलीज हो जाएगा। अब स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे? हम यहां पर हेल्प लेंगे रेजोनेंस की। तो देखिए आपके सामने हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर को शॉर्ट में हम RS कहते हैं। आपने करना क्या है, फिनॉल के RS को देखना है और फिनॉक्साइड के RS को देखना है। अब इस RS की हेल्प से, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की हेल्प से हमें स्टेबिलिटी बतानी है कि कौन ज्यादा स्टेबल है, फिनॉल ज्यादा स्टेबल है या फिर फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है। चलिए देखते हैं। फिनॉल के 1, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये 5 हमने क्या बनाए RS। मैं दोबारा बता दूं, RS को हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। फिर हमने फिनॉक्साइड आयन के RS बना रखे हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। अब देखते हैं दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। अगर हम फिनॉल के 2nd RS को देखें, 3rd RS को देखें, 4th RS को देखें तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है। अब आप मन में सोचिए जरा, क्या ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम है। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर माइनस है तो अच्छा लगता है, ऑक्सीजन पर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। तो हमें बता रहा है कि फिनॉल के जो RS हैं वो लेस स्टेबल है। देखिए वहां पर मेंशन है लेस स्टेबल RS। अब हमने फिनॉक्साइड आयन के RS को चेक करना है। अगर हमने 1st और 4th स्ट्रक्चर को देखें, 1st एंड 4th RS को देखें तो फिनॉक्साइड के 1st एंड 4th में ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है। आप सब जानते हैं कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उस पर नेगेटिव चार्ज अच्छा लगता है। तो जाहिर बात है फिनॉक्साइड के RS हमें बता रहे हैं कि वो मोर स्टेबल RS हैं। किसके कंपैरिजन में? फिनॉल के कंपैरिजन में। तो सिंपल सी बात हो गई, फिनॉल के RS लेस स्टेबल है, फिनॉक्साइड के RS ज्यादा स्टेबल है। तो फिनॉल फिनॉक्साइड बनाने में इंटरेस्टेड होगा। कम स्टेबल से ज्यादा स्टेबल की तरफ क्या जाएगी? रिएक्शन जाएगी और H+ आयन क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। जैसी फिनॉक्साइड आयन बनेगा H+ आयन रिलीज हो जाएगा। अब आप सोचिए फिनॉक्साइड आयन क्यों बनेगा? क्योंकि उसके RS जो है वो स्टेबल है, उसके RS कम स्टेबल है। रिएक्शन कम स्टेबल से ज्यादा स्टेबल की तरफ जाएगी। तो ये साबित हो गया कि फिनॉल H+ आयन निकालने में थोड़ा इंटरेस्टेड है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन जिसमें वो चेंज हो रहा है वो मोर स्टेबल है। अब हमने करना क्या है कि फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन अब हम एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी से करेंगे। देखिए आपके सामने एल्कोक्साइड आयन। अगर हम एल्कोक्साइड आयन को देखेंगे तो R यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से एक इफेक्ट आता है जिसको हम कहते हैं +I इफेक्ट। I फॉर इंडक्टिव। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? ये आपने 11 में पढ़ा होगा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ डिस्प्लेस हो जाते हैं और जिस एटम की तरफ डिस्प्लेस होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। देखिए सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ डिस्प्लेस हो गए। डिस्प्लेस कराने वाला कौन है? R को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो R क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इस एरो को देखिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण इंडक्टिव इफेक्ट होता है तो -I इफेक्ट कहते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण कोई इंडक्टिव इफेक्ट होता है तो उसे +I इफेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का किसी एक एटम की तरफ डिस्प्लेस हो जाना। तो इंडक्टिव इफेक्ट के दो पार्ट हैं, +I, -I। +I कब होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से। -I कब होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। तो यहां पर R जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या देगा?
प्लस आई देगा, जाहिर बात है। अब प्लस आई इफेक्ट दे रहा है तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी कि ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, आर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन पर और ज्यादा माइनस चार्ज हो जाएगा। आपको ये समझना है किसी एटम के ऊपर ज्यादा चार्ज इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ये ऐसी है जैसे आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया। किसी एक एटम के ऊपर ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो गया, चाहे वो प्लस चार्ज है चाहे फिर माइनस चार्ज है, उस एटम में डिस्टेबिलिटी आ जाएगी, वो मॉलिक्यूल, वो आयन डिस्टेबलाइज हो जाएगा। अगर मैं आप पर ढेर सारी जिम्मेदारियों का बोझ डाल दूं तो आप डिस्टेबल हो जाओगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, ऊपर से आर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, ऑक्सीजन में ऑलरेडी माइनस चार्ज है, तो ढेर सारा माइनस हो जाएगा। इस ढेर सारे माइनस को हम कहते हैं इंटेंसिफिकेशन। तो नेगेटिव चार्ज गेट इंटेंसिफाइड, हैज डिस्टेबलाइज द एल्कोक्साइड आयन। इस तरह से एल्कोक्साइड आयन डिस्टेबलाइज हो जाएगा। अब जरा फिनॉक्साइड को देखिए, नेगेटिव चार्ज कहां पर था, ऑक्सीजन पर, फिर कहां पर है, कार्बन पर, फिर यहां पर भी है, फिर यहां पर भी है। कार्बन पर भी वो किसी एक जगह पर नहीं है, सेकंड पोजीशन पर है, फोर्थ पोजीशन पर है, सिक्स पोजीशन पर है। तो नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंटेंसिफाई नहीं हो रहा है, डिलोकलाइज हो रहा है, डिस्पर्ज हो रहा है, जिम्मेदारियों का बंटवारा हो रहा है। किसी एक के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ नहीं है, बहुत सारे एटम ने उस नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की जिम्मेदारी ले ली है। तो ये क्या है, स्टेबल स्ट्रक्चर है, और एल्कोक्साइड क्या है, कम स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो हमें समझ आया कि एल्कोक्साइड आयन कम स्टेबल है और फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है। तो फिनॉल फिनॉक्साइड आयन बनाने में इंटरेस्टेड होगा, अल्कोहल एल्कोक्साइड आयन बनाने में कम इंटरेस्टेड होगा। यहां पर H+ आयन देर से निकलेगा और वहां पर H+ आयन जल्दी निकलेगा, इसलिए फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। तो ये हमने समझ लिया है। देखिए आपके सामने आंसर क्या लिखा है, फिनॉल टेंड्स टू बिकम फिनॉक्साइड आयन एज फिनॉक्साइड आयन इज more stabilized by resonance, hence it releases H+ ion. Phenoxide ion is more stable than alkoxide ion, that is why phenol is more acidic than alcohol. Phenoxide ion जो है वो ज़्यादा stable as compared to alkoxide ion, इसलिए फिनॉल फिनॉक्साइड आयन बनाने में इंटरेस्टेड होगा और H+ आयन भी निकल जाएगा। एल्कोक्साइड आयन बनाने में कम इंटरेस्टेड होगा तो H+ आयन देर से निकलेगा। और ये स्टेबल क्यों होगा, ड्यू टू द रेजोनेंस, नेगेटिव चार्ज कई सारे एटम में डिलोकलाइज हो रहा है और यहां नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, जिम्मेदारी का बोझ यहां ज्यादा है और यहां जिम्मेदारी का बंटवारा हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ आया कि फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों होता है। देखिए बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के एग्जांपल कौन कौन से हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इनकी वजह से फिनॉल की एसिडिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा और माइनस आई इफेक्ट से एसिडिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के एग्जांपल कौन कौन से, नाइट्रो, फ्लोरो, क्लोरो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। अब क्वेश्चन आपके सामने, विच इज मोर एसिडिक, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल या फिर ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है और वो ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल है। नाइट्रो क्या देता है, माइनस आई इफेक्ट, क्यों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और वहां पर CH3 क्या देता है, प्लस आई इफेक्ट, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो प्लस आई इफेक्ट से क्या होगा, एसिडिटी कम हो जाएगी, माइनस आई इफेक्ट से एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो जाहिर बात है वो लेस एसिडिक है और वो मोर एसिडिक है। ये ज्यादा एसिडिक है तो लिख दूं मोर एसिडिक, आप लिख देना मोर एसिडिक और वो लेस एसिडिक। ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल इस कंपाउंड को कहते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इसे कहते हैं। OCH3 का मतलब मिथॉक्सी। कुछ कंपाउंड्स का एसिडिक ऑर्डर आपके सामने मेंशन है, प्रोपेनॉल, पैरामिथाइल फिनॉल, फिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल। हम सब जानते हैं अल्कोहल फिनॉल के मुकाबले वीकर एसिड होते हैं। इन सभी में से वीकेस्ट एसिड कौन होगा, प्रोपेनॉल। बाकी सारे फिनॉल है। फिनॉल में से सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होंगे। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। इसके बाद इसकी बारी आएगी, इन दोनों में से CH3 क्या देता है, प्लस आई वाला वीकर एसिड होता है फिनॉल में। तो फिनॉल में ये वीकर एसिड होगा और ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। और सबसे ज्यादा एसिडिक वो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा लगे होंगे। इन सभी में से अल्कोहल सबसे वीकेस्ट एसिड होगा। इस तरह से बच्चों एसिडिक ऑर्डर आपके सामने मेंशन है। कुछ स्केल की बात कर लेते हैं। 10th क्लास में pH स्केल पढ़ते थे, pH स्केल। अब 11th 12th में हम क्या पढ़ते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka और पढ़ते हैं pK। K होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, A का मतलब एसिड। K बढ़ेगा एसिडिटी बढ़ेगी, pK बढ़ेगा एसिडिटी कम हो जाएगी। कुछ कंपाउंड्स का pK मेंशन है, चलिए उनको उनके एसिडिक ऑर्डर पर लगाते हैं। pK 7.2,
10.0, 14, 15.9 अभी मैंने लिखा है। पीके बढ़ेगा, एसिडिटी कम हो जाएगी। सबसे ज्यादा पीके इसका वीकर एसिड और सबसे कम पीके इसका स्ट्रॉन्गर एसिड। सीधा सा टॉपिक है, पीके बढ़ेगा, एसिडिटी कम हो जाएगी। सबसे ज्यादा पीके उसका तो सबसे वीकर एसिड, इसका पीके सबसे कम स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो इन सभी में से सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल है, फिर फिनॉल, फिर वाटर, फिर इथेनॉल। एक इंटरेस्टिंग सी बात देखिए, वाटर को न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन इथेनॉल वाटर से भी वीकर एसिड है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है जो हमें पीके की वैल्यू ने बताया। तो सिंपल सी बात है बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू से भी हम एसिडिक ऑर्डर पता लगाते हैं और ये सबसे ऑथेंटिक मेथड होता है। जब सारे मेथड फेल हो जाते हैं तो के और पीके ही आपका काम आता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता। के बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगी, पीके बढ़ेगा, एसिडिटी कम हो जाएगी। एक और टॉपिक लेके आएंगे हम एसिडिटी ऑर्डर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।